एक मानव जीवन में ऐसा लगता है कि उसका जीवन ठीक नहीं है। किसी भी मोमेंट पे अगर आप अपने पास्ट लाइफ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कभी भी किसी पॉइंट पे आप ये नहीं कह सकते कि किसी की लाइफ ओके है। हमेशा कुछ ना कुछ रह जाता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अभी शादी होना है। बच्चे नहीं हुए हैं तो बच्चों का होना है। पैसे नहीं है तो पैसों का होना है। नौकरी नहीं है तो नौकरी पानी है। या कोई ना कोई ऐसी चीज रह जाती है। ऐसा लगता है कि कुछ है जो अभी रह गया है। एक कांस्टेंट सर्च बनी रहती है। जो कांस्टेंट सर्च है वो हो सकता है किसी एक पॉइंट पे आपको लगे कि हाँ ठीक है, जो आपने प्लान किया हो वो आपको मिल जाए और आप थोड़े टाइम के लिए सेटिस्फाई हो जाएं। लेकिन जैसे ही आप सेटिस्फाई होंगे जस्ट उसके एक दो दिन बाद ही धीरे 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 फिर से एक नई इच्छा का जन्म होने लगता है। और वो फिर एक गोल में चेंज हो जाता है। जो गोल है वो जो उद्देश्य है हमेशा वो फ्यूचर में होता है। वो एक होप है। वो एक आशा है जो आपको फ्यूचर में कंप्लीट करनी है। तो जो मानव होने का एहसास है वो जो फ्यूचर में गोल है जो इच्छा है फिर से उसी के पीछे वो भागने लगता है। जबकि इससे पहले वो अपने लाइफ में बहुत सारी इच्छाओं को या गोल को पूरा कर चुका है। लेकिन फिर एक नया उद्देश्य पैदा होता है जो कि हो सकता है 6 महीने बाद कंप्लीट करना हो, 2 साल बाद कंप्लीट करना हो। तो एक उसी समय एक फ्यूचर का जन्म हो जाता है। ये काम कौन करता है? ये ब्रेन करता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। फ्यूचर में जो काम होना है उसके लिए ब्रेन में एक विचार पैदा होगा। लेकिन जो मानव होने का एहसास है, जो ह्यूमन फील्ड है, वही उस फ्यूचर को और जो आपका गोल है, जो उद्देश्य है, उसी को वास्तविक बना देती है। क्योंकि जो संपूर्णता है, जो सब कुछ है, उसमें कोई उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल वो पर्पस विहीन है। क्योंकि जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो एक बंधन है। क्योंकि अभी कुछ पूरा करना है पूर्ण होने के लिए। तो जो संपूर्णता है उसको कुछ नहीं करना है। जिसको कुछ नहीं करना है फिर भी कुछ करना प्रकट हो, वही मुक्त है। किसी ने कहा कि आप कहते हैं कि किसी का जन्म नहीं हुआ है, तो जब आपके आसपास किसी का बर्थडे होता है तो क्या आप उसे बर्थडे विश नहीं करते? तो ठीक है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि जबकि आप कहते हैं किसी का जन्म नहीं हुआ तो क्या आप किसी को बर्थडे विश नहीं करते? तो ऐसा नहीं है। यही इसीलिए मैं कहता हूं कि जो ये संपूर्णता का संदेश है, मैसेज ऑफ इक्विलिब्रियम, इसको अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। कि जब ये कहा जाता है कि किसी का जन्म नहीं हुआ है तो आप किसी को बर्थडे विश नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, प्रैक्टिकली मैं यहाँ मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं करता। क्योंकि जो मेरी आंखों के सामने नहीं है, अब बहुत मुश्किल हो गया है कि उसको कॉल करके विश करूं या मैसेज लिखूं। लेकिन हाँ, मेरे आसपास जो लोग हैं, चाहे फैमिली मेंबर हों या क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो मिलते हैं।
या वो खुद कहते हैं कि आज मेरा बर्थडे है तो आप आ जाओ, तो वहां मैं जाता हूँ। तो वहां हो सकता है जिसने क्वेश्चन पूछा है वो मिले और बोले कि आप क्यों आए हैं जब कोई पैदा नहीं हुआ है। तो ये अननेसेसरी उसे अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। एक्चुअली जो एक मुक्त इंसान है, जो ये कहता है कि किसी का जन्म नहीं हुआ है, वो भी एक बर्थडे पार्टी में जा सकता है। लेकिन उसका उस बर्थडे पार्टी में जाना कोई वास्तविक घटना नहीं है। वहां व्यक्त हो जाता है कि संपूर्णता में यही घटित हो रहा है। तो किसी का जन्म न होने का मतलब यह है कि जो जन्म की घटना है वो एक अपेरेंट घटना है, एक छद्म घटना है, वास्तविक घटना नहीं है। छद्म घटना होने का मतलब उसमें कोई रियलिटी नहीं है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसमें कोई मीनिंग नहीं है। एक मानव ह्यूमन फील्ड जिसके बॉडी में है, मैं हूं का भाव जिसमें है, वो जब भी ये सुनेगा कि उसका कोई अर्थ नहीं है, तो उसे लगेगा कि वो निरर्थक है। उसका उल्टा नहीं है वो। इसीलिए मैं जब बोलता हूं तो उसके साथ ये शब्द जरूर रहता है कि वो सुंदरतम अर्थहीनता है। मतलब वो बिल्कुल मीनिंगलेस ब्यूटी है। तो कभी भी उस संदेश, जो संपूर्णता का संदेश है, उसे अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपका जीवन कठिन हो सकता है। इसीलिए अक्सर जो आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हैं वो अकेले होते जाते हैं। हो सकता है पार्टी में न जाएं, बर्थडे पार्टी में न जाएं, लोगों से न मिलें, और एक स्पिरिचुअल सैडनेस में जा सकते हैं वो। कई लोग कॉल करते हैं तो उन्होंने सिमिलर चीजें शेयर की हैं, और मैंने भी पास्ट में देखा है। तो अगर इस संदेश को सुनकर कोई स्पिरिचुअल सैडनेस या किसी दुख, आध्यात्मिक दुख की तरफ आप जा रहे हो, जैसे कि आपकी सोसाइटी छूट रही है, पार्टी छूट रही है, या दोस्तों का जो ग्रुप है छूट रहा है, तो यहाँ बिल्कुल सजेशन नहीं है कि ऐसा आप करें। ये जो संपूर्णता है, इसमें सब कुछ है। तो कुछ भी छोड़ने या कुछ भी पकड़ने के लिए कैसे कहा जा सकता है? केवल वही है जो हो रहा है। लेकिन जब वो जो चीज हो रही है उसी में एक वेटिंग, एक इंतजार पैदा हो जाता है किसी और चीज का होने का। जैसे हो सकता है कि इस संपूर्णता वार्ता में आने से पहले आप इंतजार कर रहे हों कि अभी एक इक्विलिब्रियम मीटिंग है, उसमें जाना है। जिस पॉइंट पे आप इंतजार कर रहे थे और अभी जो आप पॉइंट पे बैठे हैं, उसके बीच में एक गैप है। वो जो गैप है वो नकली गैप है, वो एक फेक गैप है, कोई गैप नहीं है। अभी ये मेरी बात सुनकर आपके ब्रेन में जब वो विचार पैदा हो रहा है कि थोड़ी देर पहले आप यहाँ वेट कर रहे थे, तो उसके बीच में जो वास्तविकता पैदा हो रही है, वो मानो शरीर के अंदर जो मैं हूं का भाव है, कि मैं अस्तित्व में हूं, उसी की वजह से वो पैदा हो रहा है। ये मूव नहीं कर रहा है। आप वहां से, पास्ट से मूव करते हुए यहां नहीं आए हो, और ना ही यहां से मूव करते हुए आप आगे जाओगे। ये बिल्कुल स्टैंड स्टिल है, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि स्थापित होना, स्टेब्लिश्ड अपनी ही जगह, केवल मूव होता हुआ वो प्रतीत हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहां कुछ मूवमेंट नहीं दिखता, क्योंकि जो ब्रेन है वो मूवमेंट को नोटिस करता है। लेकिन
उसमें जो नोटिस करता है वो केवल और केवल एक फंक्शनल चीज है, जैसे एक शरीर और ब्रेन को सरवाइव करना है। उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। एक चीज से दूसरी चीज में जब परिवर्तन होता है तो उसमें कोई मीनिंग नहीं है, आधारभूत मीनिंग नहीं है, कोई उसका इसेंस नहीं है। जैसे कि मिट्टी का ईंट में बदल जाना और फिर उस ईंट का एक घर में बदल जाना। एक इंसान को दिखेगा कि इसमें कोई मीनिंग है, इसमें कोई अर्थ है। इसमें कोई मीनिंग नहीं है, इसमें कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही परिवर्तन होता है। मानव मिट्टी से ईंट, ईंट से घर बनाते हैं, जिस तरह और स्पीसीज बनाते हैं। वो घटना अपने आप घटती है, लेकिन उसी में एक चीज और घटित होती है। ऐसा लगता है कि उस घटना जो घट रही है आपके जीवन में, वो आपकी वजह से घटित हो रही है। लेकिन वो आपकी वजह से तभी घटित हो सकती है जब आप वहां हो। लेकिन संपूर्णता के संदेश का जो कोर है वो यही है कि संपूर्णता में आपकी कोई जगह नहीं है। अगर कोई कहता है कि नहीं मेरी जगह है, तो वो एक इल्यूजन है, वो एक भ्रामक चीज है। जब वहां करने वाला नहीं होता, तो जो ये कहा जाता है कि चीजें अपने आप घटित हो रही हैं, वहां करने वाला नहीं है, ये एक आध्यात्मिक सेंटेंस है जिसमें एक चीज मिसिंग है। वो मिसिंग ये है कि जब वहां करने वाला नहीं होता, तो जिस चीज को कहा जा रहा है कि चीजें अपने आप घटित हो रही हैं, वो उनका घटित होना भी बंद हो जाता है। यह असंभव है कि कोई कहे कि कोई करता नहीं है और ये कहे कि घटना अपने आप हो रही है। कोई घटना नहीं हो रही है, कुछ घटित नहीं हो रहा है। घटित होता होते हुए केवल प्रतीत हो रहा है। जो छद्म चीज है वही वास्तविक हो जाती है जब मानव शरीर में मैं हूं का भाव होता है, एक फील्ड होती है। जैसे आप अपनी आंखें खोलते हैं, सामने एक पिक्चर देखते हैं। वो पिक्चर जैसे ही आप देखते हैं, चाहे सनसेट हो, चाहे आप यहां बैठे हैं यहां देख रहे हैं, तो उसको देखते ही आपको लगता है कि जो देख रहे हैं एक वास्तविक दृश्य देख रहे हैं। लेकिन ये वहां क्या हो रहा है कि जो बाहर का दृश्य है उसमें छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसको पिक्सेल कहते हैं। बहुत लोगों को हो सकता है पता हो, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। उन्हीं जो छोटे छोटे पिक्सेल होते हैं, उसी में जो मानव शरीर में फील्ड है उसे में वास्तविकता के पिक्सल डाल देती है। एक्चुअली जो सामने का दृश्य, आप आंखें अगर बंद करके देखोगे पास्ट की कोई भी घटना, तो बिल्कुल सॉलिड लगती है। वो सॉलिड नहीं है। यहां भी जो आप देख रहे हैं, सामने का दृश्य, केवल और केवल यहां देखना है। ना तो वो आंखें देखने वाली हैं, ना तो ब्रेन देखने वाला है। जिस तरह आंखों का कुछ उपयोग है देखने में, वैसे वैसे ही ब्रेन का है। लेकिन जो देखने वाला पैदा होता है वो ना तो आंखें हैं,
ना ही वो ब्रेन है। वो संपूर्णता है जो ह्यूमन बॉडी में मैं हूं के भाव की तरह प्रकट हो गया है। मैंने जो अभी ये सेंटेंस पिछला कहा है, ये एक छद्म सेंटेंस है, वास्तविक सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संपूर्णता है उसे कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। तो क्यों वो किसी मानव शरीर में मैं हूं के भाव की तरह प्रकट होगी? क्यों एक फील्ड बनेगी? तो बनती नहीं है। इसीलिए वो इल्यूजन है, इसीलिए वो भ्रम है। क्योंकि जिस चीज की जरूरत न हो वो भी अगर होते हुए दिखे तो वही भ्रम है। संपूर्णता में जो कुछ भी हो रहा है उसके किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए वो मुक्त है। आप भी अपने जीवन में जो कुछ भी करते हैं, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें एक जरूरत की भाव पैदा हो जाता है। वो केवल एहसास है, केवल एक भाव है। अपने आप वहां ब्रेन हर चीज डिसीजन लेता है और घटनाएं एक के बाद एक अपेरेंट घटनाएं घटती चली जाती हैं। ब्रेन उन्हें लिंक करता रहता है। जब लिंक करता है तो एक जीवन बन जाता है। जो जीवन बन जाता है उसी को आप अपना जीवन कहते हैं। लेकिन जो लिंक बन रहा है वो एक छद्म लिंक है, कोई वास्तविक लिंक नहीं है। क्योंकि इस पूरे संपूर्णता में हमेशा और हमेशा एक पेज रहता है, हमेशा। कोई बुक नहीं, आपके जीवन की कोई बुक नहीं है। वो एक लिंकिंग है और कुछ नहीं। यहीं बैठ के आप लिंक करोगे और कोई पास्ट की घटना सोचोगे तो लिंकिंग है वो, यहां से पीछे क्या। आप फ्यूचर में सोचोगे तो अभी से फ्यूचर की लिंकिंग है। लेकिन लिंकिंग बहुत रियल लगती है, और इतनी रियल लगती है कि मानव का जो जीवन है बहुत सीरियस हो जाता है। कुछ भी सीरियस नहीं है, कुछ भी वेट करने की जरूरत नहीं है। यही सब कुछ है। जहां आप बैठे हैं, जहां आप सुन रहे हैं, यही जन्म है, यही मृत्यु है, यही बिगिनिंग है, यही एंड है। जहां से मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल एक सेकंड आगे नहीं जा रहे हो आप, ना ही एक सेकंड पीछे से आप आए हो। कोई गैप नहीं है। वहां बैठ के आपको लग रहा होगा कि आप एक दृष्टा हो, देखने वाले हो। लेकिन आप और जिसे आप देख रहे हो, आप वहां कुछ है नहीं। वहां कोई दृष्टा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो तो आपको जाके मिलेगी। यही आपका घर है। सब कुछ पहले से ही है। वो चीज नहीं जो आपके दिमाग में है। वो ह्यूमन ब्रेन एंटिसिपेशन करता रहता है, प्रिडिक्शन करता रहता है, फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है कि ऐसा हो जाए तो बेहतर है, वैसा हो जाए तो बेहतर है। वो भी परफेक्ट है। वो भी जो आप सोचते हो कि चीज बदल जाए, वो भी परफेक्शन है जो चीज बदल जाए की तरह प्रकट हो रही है। अगर वो ऐसा हो जाता है तो हो जाता है, नहीं होता है तो नहीं होता है, क्योंकि वो मुक्ति है। मुक्ति जो है, फ्रीडम जो है, वो केयर नहीं करती कि क्या हो क्या ना हो, क्योंकि फ्री है। केवल एक नॉन फ्री पर्सन ही सोचेगा कि जीवन एक ही तरह से होना चाहिए।
जहां भी अगर ये सोच है, विचार है कि जीवन एक तरह से ही होना चाहिए जैसा आप सोचते हैं, तो वो वो वही फील्ड है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है। वो उसका एक प्रतीक है जानने के लिए कि अभी भी किसी शरीर में वो फील्ड बची हुई है। केवल एक घटना इस पूरे यूनिवर्स में हो सकती है कि वो फील्ड उस संपूर्णता में अपेरेंटली छद्म रूप में जाके मिल जाए, और कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी को लगता है कि वो बहुत आध्यात्मिक मार्ग पे खोजी है, खोज रहा है कुछ, एक दिन उसे कुछ मिलेगा, कोई ज्ञान मिलेगा, कोई आनंद की अवस्था मिलेगी, तो वो एक भ्रम में जी रहा है। एक साधारण इंसान जो जीवन जी रहा है भ्रम में, और एक आध्यात्मिक इंसान जो फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट करके उसे कभी कुछ मिलेगा, मूलतः उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ उजागर किया जा रहा है कि कभी भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलने का भाव है कि आपको कुछ मिलेगा, या जो पहले से आपको मिला हुआ है इतना सब कुछ, चाहे वो सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे फैमिली हो, चाहे नेशन हो, कुछ भी हो, वो केवल और केवल उसी संपूर्णता में जाके मेल्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है। और जब खत्म होगा तो जो यहाँ कहा जा रहा है वो रिवील होगा अपेरेंटली, आभासी रूप में, क्योंकि कुछ भी वास्तविक नहीं है। ठीक है, आप बैठ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो एक गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग निखिल। पहले तो लगता था कि मैं हूँ, हम्म। धीरे धीरे अब लगता है इल्यूजन समझ रही इल्यूजन नहीं है, लेकिन इल्यूजन है रहते हुए इल्यूजन समझ रही कि इल्यूजन नहीं है। बिल्कुल, तो यही यही घटित हो रहा है वहाँ। वो इल्यूजन के जब इल्यूजन खत्म होता है तो उसके सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, क्योंकि सबका पास्ट अलग है, सबकी बॉडी अलग है, सबकी कंडीशनिंग अलग है। तो वो जैसा व्यक्त होना होगा, कमल जिसे मैं कहता हूँ, जैसा वहां खिलना होगा वैसा खिलेगा। इल्यूजन पहले लॉजिक देती थी कि मैं हूँ, इल्यूजन खुद लॉजिक दे रही है कि नहीं हूँ लेकिन दोनों में इल्यूजन है। बिल्कुल, दोनों में इल्यूजन है। क्यों? पास्ट। क्योंकि दोनों ही वो मेंटल मशीन वहां चल रही है। तो जब उसे ये पता था कि मैं हूं, तो उस तरह के लॉजिक ढूंढ के लाती थी। और इस समय उसे जब ऐसा कहीं से बाहर से कोई मैसेज मिल रहा है, तो वो उस तरह के वो लॉजिक ढूंढ के ला रही है। वो जो कॉन्सेप्ट मशीन चल रही है, वो चलते 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 जब धीरे धीरे स्लो होने लगेगी तो अपने आप स्लो होने लगेगी। जो ब्रेन और बॉडी है वहाँ आपकी, अपने आप वहाँ रिवील होने लगेगा, धीरे 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 कोई चीज़ सेटल हो रही है। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, तो क्वेश्चन है, केवल सुनना होता है तब मेमोरी से ज़्यादा स्टोर नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? ओके, तो क्वेश्चन है कि जब केवल सुनते हैं तो मेमोरी में ज़्यादा स्टोर क्यों नहीं होता। तो कौन सी चीज़ सुनने की बात है? जिस चीज़ पे आपका ध्यान बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें इंटरेस्ट होता है, तो ब्रेन तो उसे स्टोर करता ही है। उस समय पता नहीं चलता। आप साइंस में भी जाके देखोगे तो एक्चुअली जो आंखें हैं और कान हैं बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं, क्योंकि इसमें कोई फिल्टर नहीं है। तो आप जब बाइक या कार को ड्राइव करते हैं तो रास्ते भर में कितनी सारी चीज़ें आप देखते और सुनते हैं।
तो एक्चुअली वो ब्रेन हर एक चीज को रिकॉर्ड करता रहता है, आप भले उस पर ध्यान ना दो। इसीलिए कभी कभी आप घर पहुंच के कुछ याद करते हैं तो आपको याद आता है, अच्छा अच्छा रास्ते में वो मॉल दिखा था। लेकिन कॉन्सियसली केवल आप उसी चीज से अवेयर रहते हैं जिस पे आप ध्यान देते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है, या जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ब्रेन में वो चीजें स्टोर होती रहती हैं, वो आपको पता नहीं चलता। लेकिन जैसे बच्चे भी हैं, हमें ऐसा लगता है कि कोई बच्चा 1 1.5 साल या 2 साल का है, बहुत छोटा है, तो उसके सामने हम कुछ भी बात करें वो तो नहीं स्टोर करेगा, नहीं समझेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो ब्रेन है वो सुनता रहता है, वो सीखता रहता है। वो ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग वैसी नहीं होगी जैसे एक मेच्योर इंसान की होती है, लेकिन वो ब्रेन, आइज और ये सब बिल्कुल बायोलॉजिकल मशीन है, हमेशा ये एक्टिव रहती हैं और सुनती रहती हैं। तो यहाँ जो बोला जा रहा है इस समय, वो आप हर एक सेंटेंस, हर एक मीनिंग पे ध्यान नहीं दे सकते। वो ब्रेन अपने आप ग्रेस्प कर रहा है, समझ रहा है। केवल कुछ ही चीजों पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो ठीक है, आप जो कह रहे हैं ज्यादा स्टोर नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता कैसा है, वो स्टोर होता है बहुत सारी चीजें। और बहुत सारी चीजें जिसमें वही है, ब्रेन जिसमें लिंक नहीं बना पाता वो धीरे धीरे मेमोरी फेड हो जाती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि क्या है। सर, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस हिसाब से हम कंडीशनड हो जाते हैं। जैसे इंडिया में गोरे रंग को ब्यूटी से जोड़ दिया गया। हाँ, जोड़ दिया जाता है बिल्कुल। तो फील्ड जब नहीं रहती, क्या बॉडी उसी कंडीशनिंग के हिसाब से जीती है? आपके हिसाब से ब्यूटी क्या है, प्लीज रिप्लाई। ठीक है, तो ये आप सही कह रहे हैं कि जिस भी देश, कंट्री या सोसाइटी में आप रहते हैं, आपका ब्रेन कंडीशन हो जाता है। और उसका उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा ही है। आप अगर आदिवासी हैं तो आदिवासी जैसे रहते हैं हो जाएंगे। इसीलिए तो देखो, जो जिस धर्म में पैदा होता है उसी धर्म को मानता है, उसी धर्म का गुणगान करता है। और दूसरों धर्म धर्म में उतनी अच्छाई चीजें नहीं दिखाई देती जितनी उसे अपने धर्म दिखाई देती हैं। तो जो कंडीशनिंग है वो कभी भी जीरो नहीं होगी। जिस चीज को आपने यूज किया है कि गोरेपन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो जो ऐसा अनुकूलन जिस भी फैमिली, जिस सोसाइटी में है, वो है, वहां वो खत्म नहीं होगा। इवन इसका जो एक्सट्रीम केस है कि वो इंसान अगर बहुत एजुकेटेड हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर एक कंडीशनिंग बची हुई है कि जो गोरे इंसान हैं वो ज़्यादा सुपीरियर हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, तो वो पब्लिकली तो ये नहीं कहेगा, क्योंकि वो एजुकेटेड है, वो जानता है कि इसकी निंदा होती है। लेकिन अंदर ही अंदर जब उसे कोई लाइफ पार्टनर ढूंढना होगा, तो वो जो उसकी कंडीशनिंग है उसी से जाएगा। मान लो मेंटली भी समझ जाता है। सोचो, ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहां जो कॉम्प्लेक्सन है वो बहुत डार्क होता है, तो वो मेंटली समझ सकता है कि वहां के लोगों को तो पता ही नहीं है कि गोरापन क्या होता है। तो क्या वहां ये मानते हैं कि ये नीचे है? तो वो हिस्ट्री पढ़ के, ज्योग्राफी पढ़ के ये सारी चीजें समझ सकता है। लेकिन फिर भी वो जिस माहौल में पला बढ़ा है उसी को प्रेफरेंस देगा वो। ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा होता है कि वो उस चीज की रिस्पेक्ट करेगा। वो कहेगा ठीक है, मैं इससे, एजुकेशन क्या करेगी? उस बेस पे आप पार्शियलिटी नहीं करोगे। एजुकेशन केवल यही कर सकती है
कि जब आप एक गोरे इंसान को देखोगे और एक काले इंसान को, तो आप बहुत हाईली एजुकेटेड हो तो क्या करोगे? इंटरव्यू लेने गए हो आप पार्शियलिटी नहीं करोगे उसके बेस पे, यही तो करोगे। लेकिन जब आपके पर्सनल जीवन में कुछ उसका होगा, क्योंकि इंटरव्यू लेना क्या एक पब्लिक चीज है, आप किसी कंपनी किसी उसके लिए ले रहे हो। लेकिन जब आपके पर्सनल चीज में आएगी और आप एक चीज को सुपीरियर मानते हो, तो वहां वो बायसनेस अपने आप पैदा हो जाएगी। ब्रेन में वो पार्शियलिटी पैदा होती है। इसलिए आपने देखा होगा भारत में केवल गोरेपन और इसमें नहीं, बहुत सारी जाति को अगर आप देखोगे तो यही है। वो कहेंगे कि मैं नहीं मानता इस चीज को, लेकिन जब उनके खुद की बारी आएगी तो वो अपने पर्सनल उस पे नहीं लगाते, वो लगा भी नहीं सकते। क्योंकि ये जो अनुकूलन है, ब्रेन की जो कंडीशनिंग है, ये बहुत ही गहरी है। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न पे आता हूं कि क्या वो खत्म हो जाती है आपके हिसाब से? हाँ, क्या खत्म हो जाती है? तो वो बहुत ही गहरी है। इतनी गहरी कि वो आपके जो न्यूरॉन्स हैं उसमें एम्बेडेड है। आपके जो वो कंडीशनिंग है, वो कोई मेंटल चीज नहीं है। मेंटल चीज जैसे मैं डिस्क्राइब कर रहा था, बहुत एजुकेटेड होने पे पब्लिकली आप इम्पार्शियल हो जाओगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इंडिविजुअल पे आएगी तो वो बहुत मुश्किल है। अब जब वो फील्ड मेल्ट होती है, खत्म होती है, तो आपकी बहुत सारी कंडीशनिंग खत्म होती है। आप जिसे संस्कार बोलते हैं, वो संस्कार खत्म होते हैं। बहुत सारे संस्कार, कुछ भी जो आप अपने जीवन में कर रहे होंगे, चाहे किसी का सम्मान करने के तरीके का जो संस्कार है, खत्म हो सकता है। जैसे हो सकता है आप अपने बड़ों का पैर छूते हैं, जो सेम एज के हैं उनसे हाथ मिलाते हैं और गले मिलते हैं। जो छोटे हैं हो सकता है उनको प्यार देते हो, जो भी, ये सब का सब खत्म हो सकता है। वो संस्कार खत्म हो सकता है। आप हो सकता है किसी भी जो आपसे एज में बड़ा है, जो एक संस्कार है इंडियन कल्चर में, वो खत्म हो सकता है, वो खत्म हो जाता है। ये केवल एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही दूसरे संस्कार और कंडीशनिंग भी खत्म होती है, लेकिन 100% नहीं होती है। जैसे आप जो खाना खाते हो, वो भी एक कंडीशनिंग है। उसका जो टेस्ट डेवलप हुआ है उसमें भी हो सकता है चेंज हो जाए, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन बहुत सारी, जैसे जो दाल आप खाते हो, दाल का टेस्ट डेवलप हुआ है। दाल में एक्चुअली जो टेस्ट आप अरहर की दाल खाते हो, वो टेस्ट है नहीं उसमें। वो एक कंडीशन चीज है। मुझे आज भी याद है, एक बार मैं कहीं गया था तो वहाँ जो दूसरी सोसाइटी के लोग थे, दूसरी कंट्री के लोग थे, उन्होंने जो इंडियंस थे उनकी उन्होंने शिकायत कर दी कि ये लोग अपना खाना यहाँ ओवन में गर्म करते हैं, जिससे उन्हें स्मेल आती है, बू आती है। काफी पहले की बात है, 8-10 साल पहले की बात है। तब मुझे लगा कि कैसे पॉसिबल है कि जिस चीज को हम इतना टेस्टी और इतना अच्छा लगता है हमें, वही एक दूसरे सोसाइटी के लिए, दूसरे कंट्री के लोगों के लिए कैसे वो उसकी शिकायत कर सकते हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा ये, और ये जो खाना गर्म करते हैं ओवन में, इनका अलग कर दिया जाए। बहुत। और इतना ज्यादा मैंने अपने दोस्तों के बीच इतना इस पे हम लोगों ने डिबेट करी कि ये कैसे पॉसिबल है। तो एक्चुअली जो टेस्ट है, वो सोचो इतना गहरा है कि जो दाल आप बचपन से खा रहे हो जिसमें वो टेस्ट डेवलप हुआ है, वही जिसने कभी नहीं खाया उसके लिए वो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल टेस्टलेस हो। तो जो खाने पीने का टेस्ट है,
वो खत्म हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से यहाँ बताऊं तो यहाँ खाने पीने का जो टेस्ट है मोस्ट ऑफ द चीज़ों का वैसे ही है। जो मैं खाता रहा हूँ बचपन से वही खाता हूँ अभी भी। और वही अच्छा लगता है, क्योंकि बॉडी को वही अच्छा लगता है। अगर आप भिंडी खाते हैं बचपन से तो वही आप खाते रहेंगे। तो उस हिसाब से वो कंडीशनिंग खत्म नहीं होती। अक्सर जो मेंटल कंडीशनिंग है वो सब की सब डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, और उसमें कुछ रह सकती हैं। उसमें कोई रूल नहीं है। आपके हिसाब से ब्यूटी क्या है? हाँ, तो जो सुंदरता केवल एक ही है, वही संपूर्णता जो है वो वही सुंदर है। सब कुछ सुंदर है। सामने जो वाटर बॉटल आप देख रहे हो जो रखी हुई है वो सुंदर है, लेकिन उसकी सुंदरता खो जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि जो सामने की बॉटल रखी हुई है वो मेरे लिए है, और उसका उपयोग है मेरे जीवन में। जैसे ही उपयोगिता का भाव पैदा होता है कि सामने का जो फूल खिला हुआ है पार्क में, वो उसकी सुंदरता मेरे लिए है, तो उसकी सुंदरता गायब हो जाती है। एक्चुअली जो पार्क में फूल खिला हुआ है वो किसी के लिए नहीं खिला हुआ है, वो बिल्कुल केवल खिला हुआ है। यही उसकी सबसे सुंदरतम सुंदरता है। जो मुक्त की सुंदरता है वो यही है कि जो फूल खिला हुआ है वो किसी के लिए नहीं खिला है। और ये एक मैं हूं का भाव जिसके अंदर है, उसको समझना है बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी मेंटली कोशिश करके इसको समझा जा सकता है कि वही एक ब्यूटी है, कोई और ब्यूटी नहीं है। बाकी जितनी और सुंदरता है वो एक कैप्चर्ड सुंदरता है। कैप्चर्ड सुंदरता मतलब जो एक केज में होती है, एक पिंजरे में होती है। तो आपको जितनी भी चीजें सुंदर लगती हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसकी कोई निंदा नहीं की जा रही है कि वो सुंदर नहीं है। लेकिन वो केज्ड ब्यूटी है, एक बंधी हुई ब्यूटी है। और इसीलिए, क्योंकि बंधी हुई ब्यूटी है तो इसमें इसीलिए वो बंधन पैदा हो जाता है। और जब वहाँ बंधन पैदा होता है तो वही वहाँ से वो दुख का जन्म होता है। क्योंकि वो ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप देख रहे हो, छू रहे हो, टच कर रहे हो, खा रहे हो, उसकी सुंदरता आपके लिए बनी है, वो उसकी सुंदरता आपके लिए नहीं बनी है। वो अपने आप में ही सुंदर है। और बाकी प्रैक्टिकल रूप में अगर आप सुंदरता देखोगे तो वो वही आत्मबोधात्मक है। वो मतलब वो सब्जेक्टिव है। जैसे एक खाने की चीज किसी को अच्छी लगती है, दूसरी नहीं। एक इंसान दूसरा, जैसे मोस्ट ऑफ द लोग, आप हो सकता है किसी, आपको एक एग्जांपल है शादी का। आपको शादी करनी होगी तो हो सकता है कि किसी बहुत दूर कोई चाइनीज हो, उससे आप ना करो। क्या चाइनीज लोग सुंदर नहीं होते? आपको वही लोग सुंदर लगेंगे जो आपके कल्चर से हैं ज्यादातर, या वही जो इंडिया जहां है, और अर्थ में जो वो कौन सी लाइन है इक्वेटर के ऊपर, जहां जितनी कंट्रीज हैं जो आपसे मैच करती हैं आपका चेहरा, आपकी आईज, वही लोग आपको सुंदर लगेंगे। तो वो प्रैक्टिकल सुंदरता है जो जो आप मानते हैं, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कंडीशनिंग से वो पैदा होगी, वही लोग आपको सुंदर लगेंगे और वही चीजें सुंदर लगेंगी। और फिर आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो हर एक चीज पे, कि आप जो कपड़े पहनते हो आपको सुंदर क्यों लगते हैं, क्योंकि आपके कल्चर में वही चीजें हैं। तो वो सब सब्जेक्टिव है। आप ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि दूसरे की जो चॉइस है, जो जिसको सुंदर मानते हैं उसका आप सम्मान करें, बस इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। सर तो यहाँ दो चीजें हैं। एक तो जैसे अब दाल की बात किए, किसी को हम्म। कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो दो चीजें है ना, किसी को कुछ अच्छा लगना, और कोई है जो बोल रहा है मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल। तो, तो तो एक तो है कि एक इल्यूजन कोई है नहीं। तो दूसरी चीज जो अच्छा लगना, जैसे आपकी फील्ड में अगर वो फील्ड नहीं है,
तो वो अच्छा लगना किस तरीके का अच्छा लगना होता है? वो भी इल्यूजन ही है, अच्छा जो लगा। नहीं, वहां जो अच्छा लग रहा है उसमें ओनरशिप चली गई। तो इसीलिए वो जो अच्छा लगना है वहीं पैदा होता है, वहीं खत्म होता है। इसीलिए कोई कुछ खा नहीं रहा है। कोई 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 भी चीज आप खाते नहीं। जो संपूर्णता है, अब वही है कि हम उसे सेपरेट करके अगर बातचीत करेंगे, जो संपूर्णता है वही खा रही है, और जो चीज खाई जा रही है वो भी संपूर्णता है। तो जो मूलतः बिल्कुल कोर में आप कुछ खा नहीं रहे हो, कोई किसी को खा नहीं रहा है। तो जब यहां कुछ खाया जाता है, तो जैसे ही वो खाया जाता है, खाते ही खत्म हो जाता है, उसी समय पैदा होता है, उसी समय समय खत्म होता है। और खाना खाने की प्रक्रिया जैसी खत्म होती है, उसमें कोई वास्तविकता नहीं रहती। उसको मैं अपना नहीं बना सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये केवल दुखों का अंत नहीं है। जो कैप्चर्ड हैप्पीनेस है, मतलब जो वही केज्ड सुख है, वो भी खत्म हो जाता है। तो मानव के जितने सुख हैं उसका अंत हो जाएगा। खाना खाने का, खाना खाने का जो सुख मिलता है फिर नहीं मिलेगा आपको। यहाँ कोई सुख नहीं है खाना खाने का, रसगुल्ला खाने का या कोई मिठाई खाने का। हम जो भी करना चाहते हैं, जैसे खाने की बात हो रही, तो पास्ट की मेमोरी के अकॉर्डिंग ही करना चाहते हैं। कुछ अच्छा लगता है, मतलब माइंड में वो पहले से बैठा हुआ है मेमोरी में कि हाँ ये मुझे खाना है। तो आपके यहाँ जब वो फील्ड नहीं रहती तो कोई चॉइस करने वाला ही नहीं है। करेक्ट। लेकिन जो ब्रेन में भी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, कि वो ब्रेन में कुछ संस्कार रह जाते हैं। तो ऐसी चीजें जो आप पहले से खाते आए हो, अगर चार डिशेज रखी हुई हैं, तो अपने आप वहां कोई चूज नहीं कर रहा है। अपने आप जो पास्ट में चीजें, आप जैसे आपने भिंडी, आपको पसंद है, भिंडी है, करेला है, बैगन है, सब रखा हुआ है, तो आप ऑटोमेटिकली आप कहोगे ठीक है थोड़ी सी भिंडी दे दो, तो आप उस भिंडी को खाओगे। वहां वो कंडीशनिंग खत्म नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि अब करेले और भिंडी का टेस्ट एक हो जाएगा। वो कभी नहीं जाएगा। वो ऐसे ही है। केवल उसका जो, वही जो मैं बता रहा था कि कोई कुछ खा नहीं रहा है, वो उसी समय पैदा होगा, उसी समय खत्म होगा। क्यों? क्योंकि वही जो ह्यूमन फील्ड है उसमें वो, उसका अटैचमेंट बंद हो जाता है। वो कुछ भी अटैच नहीं होता। केवल ब्रेन के लेवल पे आपको पता है कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या नापसंद है। और उसमें वो कचोट भी खत्म हो जाती है। मान लो बाई चांस पहले कोई बहुत टेंट्रम करता था कि मुझे जो खाना था वो नहीं मिला है ना, घर में कुछ लोग होते हैं, अब बाहर कहीं भी शादी में, वो टेंट्रम खत्म हो जाता है कि ठीक है आप भिंडी खाते थे, नहीं है नहीं है कोई बात नहीं, दाल खा लेता हूँ। तो उस हिसाब से भी अ, वो चीज़ खत्म हो जाती है कि पहले प्रेफरेंस होगी। प्रेफरेंस नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई दूसरी चीज़ है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है सर, फील्ड मेल्ट होने की प्रोसेस सबकी अलग हो सकती है, बट एंड रिजल्ट सबका सेम ही होता है। हाँ, जो आपने सेंटेंस लिखा है ये ठीक सेंटेंस है। सबकी जो प्रोसेस है सबका अलग होगा, और उसका रीज़न वही है कि अ, हर एक ह्यूमन बीइंग अलग है, सबका पास्ट अलग है। इवन अगर दो सगे भाई होते हैं एक ही घर में, पलते बढ़ते हैं, तो वो भी अलग होते हैं। तो उनका भी अलग ही होगा। क्योंकि वो कहने, वो देखने से लगता है कि दो सगे भाई एक ही घर में हैं, एक जैसे होंगे, लेकिन वो ऐसा है नहीं। क्योंकि अलग अलग मूवमेंट पे अलग अलग पास्ट उनका क्रिएट होता है, इसलिए वो धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। इसलिए सबकी मेल्टिंग प्रोसेस भी अलग होती है। बट एंड रिजल्ट सबका सेम होता है, नहीं तो सबका सेम नहीं होता, फिर वहां कोई रह नहीं जाता जो कहे कि ये रिजल्ट मेरे लिए है। तो अब यहाँ
मैं कह नहीं सकता कि अ, अगर कुछ अपेरेंटली छद्म रूप में कोई घटना हुई है पास्ट में तो मेरे साथ हुई है। हाँ, वो चीज़ अब नहीं कही जा सकती। ओके, अगला क्वेश्चन है संजीव का कि सर कभी कभी सपने में भविष्य दिखता है, वैसा हो भी जाता है, इसको कैसे समझें? ठीक है, वो देखो, जो ह्यूमन ब्रेन है वो प्रिडिक्शन कर सकता है। अभी भी आप भी, आपकी लाइफ अगले नेक्स्ट फ्यू इयर्स कैसी होगी आप देख सकते हो। उसमें कोई वो नहीं है कि वही आपकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आप क्या काम करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, वो बिल्कुल प्रिडिक्टेबल होता है। ऐसा उसमें कुछ है नहीं। और सपने में ही नहीं, आंखें खोल के भी कई बार आप जो सोचते हो कि ऐसा हो जाए तो बेहतर है, वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप जो सोचते हो वो, उसकी प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, दोनों चीजें होती हैं तभी वो विचार पैदा होता है। आपके सपने में ऐसी कभी कोई चीज नहीं दिखाई देगी जो आप नहीं चाहते हैं। जैसे हो सकता है कि शिप पे, क्रूज पे जाके वर्ल्ड टूर करना है। अगर आप ये नहीं चाहते, आपको घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कभी भी आपके विचारों में नहीं आएगा ये। कभी आप इसको सोच भी नहीं सकते। तो अक्सर आप जिस लेवल पे हैं अपने जीवन में, वही विचार आपके सपने में आएगा या आपके जागते हुए आएगा। और उसके चांसेस हैं कि वो चीज हो जाएगी, और उसके चांसेस ये भी हैं कि नहीं होगी। इसलिए दोनों होता है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कह दे कि जो मैंने सोचा वो सब कुछ हो गया, या वो ये कह दे कि जो मैंने सोचा वो सब कुछ नहीं हुआ। दोनों चीजें होती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। और इसको कैसे समझें? हाँ, तो इसको समझने का वही तरीका है कि दृष्टि पैदा करें। जनरली संपूर्णता के संदेश में कोई सजेशन नहीं होता, लेकिन ये क्वेश्चन आपका थोड़ा अलग है, प्रैक्टिकल लाइफ से है। तो जो दृष्टि है, जो यूनिवर्स में घटनाएं घट रही हैं आपके जीवन में, उसको जब आप देखोगे शांति से बैठकर, तो आपको दिखेगा कि कोई घटना क्यों हो रही है। और आपको जो मिथ्या लॉजिक है उससे बचना है। तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपके लाइफ में क्यों वो चीज़ें हो रही हैं। दृष्टि कैसे पैदा होगी, वो एक लंबा लेक्चर हो सकता है, वो किसी और टाइम हम डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है कि अ, आपने यहाँ बताया कि संपूर्णता परफेक्ट है, इसका क्या मतलब है? क्या ये कहना सही होगा कि संपूर्णता ना तो परफेक्ट है ना इम्परफेक्ट है? हाँ, ठीक है। तो संपूर्णता परफेक्ट है, इसका कहने का मतलब है कि उसमें कोई इच्छा नहीं है कुछ और बनने के लिए। तो एक इंसान, इंसानी ब्रेन के लिए ये बोला जा रहा है कि वो परफेक्ट है, जिससे कम से कम वो ये समझे कि परफेक्ट होना, पूर्ण होना क्या होता है। तो एक परिभाषा बनाई गई कि परफेक्ट होने की परिभाषा ये है, पूर्ण होने की परिभाषा ये है कि जो कुछ नहीं चाहता कि कुछ हो, वही परफेक्ट है। तो संपूर्णता परफेक्ट है उस सेंस में। लेकिन आपने जो कहा, यह भी कहा जा सकता है, ना तो परफेक्ट है और ना ही इम्परफेक्ट है। लेकिन ये फिर से वही असमझनी हो जाएगा। ये उस केस में कहा जाएगा, जो आपका दूसरा सेंटेंस है कि ना तो परफेक्ट है ना इम्परफेक्ट है, जब परफेक्शन की डिफिनीशन कुछ इंसान अपने दिमाग में लेके बैठा हुआ है पहले से। तो ये सेंटेंस भी कहा जा सकता है। हम ये कैसे माने कि हम मैट्रिक्स में नहीं, मैट्रिक्स मूवी में एक करेक्टर था, ओरेकल, ठीक है, जिसका काम था सीकर्स को उलझा के रखना और मैट्रिक्स को बनाए रखना। क्या स्पिरिचुअल गुरुज ओरेकल की तरह हमें उलझा के रखते हैं और मैट्रिक्स से निकलने नहीं देते? हाँ, देखो, ये बहुत ही
अच्छा क्वेश्चन है, सीरियस क्वेश्चन है। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस और पास्ट में भी लोगों ने पूछा है, जिसका आंसर मैंने बोला था उनसे कि अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने किया नहीं। तो इसे मैं ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। हाँ ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि लाइफ जो है, अगर वो एक मैट्रिक्स की तरह है, मतलब एक जाल की तरह है, एक इल्यूजन की तरह है, डिल्यूजन की तरह है, जो भी शब्द यूज कर लो, कि जो आप वास्तविकता चाहते हो, रियलिटी चाहते हो, वो चीज आपको नहीं मिल रही है। तो ऐसे लोग जो खुद को गुरु कहते हैं, स्पिरिचुअल गुरु कहते हैं, या इनलाइटन बीइंग कहते हैं, वो क्या इस चीज को, इस इल्यूजन को बनाए रखते हैं, या क्या वो भटकाते हैं? तो यहाँ आंसर है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हाँ, वो इल्यूजन को बनाए रखते हैं और भटकाते रहते हैं। ऐसा ही है। पास्ट में मैंने ऐसा देखा है, और अभी भी ऐसा होता है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि जो गुरु है, उसे लगता है कि कोई मार्ग है। उसे लगता है कि कोई एक जगह है जहां पहुंचता है कोई। उसे लगता है कि कुछ मिलता है। क्यों? क्योंकि उसे कुछ मिला है। ऐसे सिमिलर संदेश देने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता है ऐसे हजारों लोग दे रहे हों, लेकिन उसमें ये बताना, ये दिखाना कि आपको कुछ करना है, जिससे एक दिन मार्ग पे चलते हुए आप कहीं पहुंचोगे, वो एक इल्यूजरी सेंटेंस है। जैसे किसी एक इंसान को बार बार एक मोटिवेशनल स्पीकर जैसे होते हैं, बताते हैं कि आपको ये करना है तो आपको मिलेगा, आपको करना है तो मिलेगा, उसी तरह वो बताते रहते हैं। लेकिन वहां भी एक डिफरेंस है। मोटिवेशनल स्पीकर जो है, अगर 100 लोगों को कुछ बता रहा है, तो हो सकता है 10 लोगों को जाके कुछ मिलता हो। एक कंपटीशन क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ जो गुरु बता रहा है, वहां किसी को कुछ नहीं मिलता। वो बता सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसे एंड में बताना पड़ेगा कि एक्चुअली वो जो बता रहा है वो है क्या। उसे बताना पड़ेगा कि एक्चुअली वहां कुछ नहीं है, वहां कुछ पाना नहीं है। जो कुछ आपके पाने का प्रयास है, जो इफर्ट है, वही एंड हो जाता है। अगर यह ट्रुथ नहीं है, लेकिन अगर इसको कोई ट्रुथ कहना चाहे तो कह सकता है। अगर वो बहुत ही सीधे शब्दों में कितना भी बड़ा वो डिस्कोर्स देता हो, कितना भी बड़ा बड़ा लेक्चर देता हो, अपने लेक्चर के एंड में अगर वो ये कहता है, तो मैं ये कहूंगा कि वो नहीं भटका रहा है। लेकिन उसे कहना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूं, लोगों ने मोटी मोटी बुक्स लिखी हैं, 2-2 घंटे का डिस्कोर्स देते हैं, और उसमें पूरा यही बोलते हैं कि जैसे कोई आध्यात्मिक मार्ग है, आपको उस पर चलना है। पिछले 8 साल, 10 साल, 12 साल से आप साधना कर रहे हो, आप चल रहे हो, आप चलते रहो, और एक दिन आपको कुछ मिलेगा। वो किसी मैं से बात कर रहा है। मैं से केवल वही बात कर सकता है जिसके अंदर मैं हो। किसी को मार्ग वही दिखा सकता है जो खुद मार्ग पर हो। ये उल्टा है। किसके उल्टा है? जो नॉर्मल लाइफ होती है। जैसे कोई कहेगा कि कोई जब किसी कंपटीशन में आ गया है, मान लो वो यूपीएससी उसने क्रैक कर लिया है, तो वही तो दूसरों को बताएगा यूपीएससी क्रैक करना है। वो यहां आप अप्लाई नहीं कर सकते, यही बताया जा रहा है यहां। वो एक प्रैक्टिकल चीज है। लेकिन जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, वो आपको यही एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह कोई डॉक्टर बना है, वही तो दूसरों को बताएगा कि डॉक्टर बनना क्या होता है और कैसे बने।
यहां वो नहीं है। यहां मार्ग, यहां बिल्कुल उल्टा बताया जा रहा है। यहां मार्ग आपको वही दिखाएगा जो मार्ग पर हो। यहां भी जो बातचीत होती है, किसी ने कहा एक दिन की, यहां भी तो थोड़ा बहुत मार्ग है ही। हाँ ठीक है, बातचीत में कुछ ना कुछ अपने आप प्राकृतिक रूप से डेवलप होता है। लेकिन जो डेवलप होता है वो, यहाँ अगर 10 लोग बैठ के वो सुन रहे हैं तो सबके लिए अलग अलग डेवलप हो रहा है। मार्ग वो है जो केवल एक मार्ग हो और उस पे 10 लोगों को जबरदस्ती कहा जाए कि आपको इसी पे चलना है। अगर 10 लोगों का अलग अलग मार्ग है आध्यात्म का, तो मार्ग नहीं है। तो जितने स्पिरिचुअल लोग हैं, गुरु जिनकी आपने बात करी, वो यहाँ कॉन्फिडेंस से ये कहना मुश्किल है कि वो जानबूझकर बनाए रखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन हाँ, उनके बोलने से, उनके कहने से उलझ पैदा होती है। क्या करें, तो भी मजबूर हैं। या जब बहुत ज़्यादा आप पढ़ लेते हो, आपको ज्ञान हो जाता है, नॉलेज हो जाता है, तो आप क्या करते हो, उसको बांटने लगते हो। मुझे याद है खुद 2016 या 17 में मैंने खुद इसी इसी चीज़ से रिलेटेड बुक लिखना स्टार्ट कर दिया था, और कुछ लिखा भी था मैंने। लेकिन उसे लिखते लिखते फिर से वही ध्यान आया कि नहीं, ये क्या किया जा रहा है। ये दूसरों की बातों को एक नए आधुनिक शब्द में या अपनी समझ में ढाल के दूसरों को देने की कोशिश की जा रही है। जब तक कि ये व्यक्त नहीं हो गया कि जो मैं बुक में लिखने की कोशिश कर रहा था वो सब के सब नकली था, सबका सब फेक था, सबका सब सेकंड हैंड नॉलेज था। तो ऐसे ही जो, जिसको मैं सेकंड हैंड नॉलेज कहता हूँ, वही है जिनके पास है वो हमेशा आपको उलझाएगा। हाँ, उसमें कुछ अच्छा लग सकता है, एक्सपीरियंस उससे पैदा हो सकता है, या उसमें कुछ अच्छी बातें हो सकती हैं, कुछ नैतिक बातें हो सकती हैं। आध्यात्मिक मार्ग पे उसमें कोई बुराई नहीं है। एक समाज में नैतिक होने में क्या बुराई है? लोगों को तो अच्छा ही लगेगा आप जितने ज़्यादा नैतिक बनते जाओ। वो बात दूसरी है कि आपका जीवन टफ हो सकता है। सर हेलो मैं, सर। सॉरी। हाँ जी। सर मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। हम्म। संपूर्णता है और अ, दूसरा तरीका इसको कहने का ये भी हो सकता है क्या कि मैं संपूर्णता हूँ। जैसे कि अगर मैं अपने बॉडी माइंड को आइडेंटिफाई करना बंद कर दूं और मैं संपूर्णता के साथ आइडेंटिफाई करूं, तो क्या ये दोनों चीजें एक ही हैं या अलग अलग हैं? देखो, एक बहुत ही सिंपल तरीके से, एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग के लिए भले मैं कह दूं कि आप कह सकते हो कि मैं ही संपूर्णता हूं, लेकिन वो फिर से अभी थोड़ी देर पहले जो मैं बात कह रहा था कि वो एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, एक भटक है। बहुत ही कठोर शब्दों में मैं कहने वाला हूं कि ये अध्यात्म का सबसे झूठा वाक्य होगा अगर कोई कहेगा कि मैं संपूर्णता हूं। क्यों? क्योंकि संपूर्णता कभी कहती नहीं कि मैं हूं। जब एक कन्वर्सेशन होगी तो हो सकता है कि ब्रेन भले वहां बोले कि ये संपूर्णता है जो इस तरह ब्रेन और बॉडी की तरह प्रकट हो रहा है, संपूर्णता है जो इस तरह बोल रहा है, संपूर्णता है, तो अगला इंसान समझेगा कि ठीक है, वहां जो इंसान है वो संपूर्णता ही है। क्यों? क्योंकि ये कहा गया कि संपूर्णता ही सब कुछ है, तो मैं भी संपूर्णता हूं। लेकिन ये खुद के साथ अपारदर्शी होना है, मतलब खुद के साथ बेईमानी करना है। क्यों कहना है कि मैं संपूर्णता हूं? क्यों कहना है? एक एक बुक में अगर कहीं लिखा हुआ है कि मैं वही हूं, या कोई कह रहा है कि तुम वही हो, कोई जो कह रहा है कि तुम वही हो, वो भी एक लेवल पे चलो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जिसके लिए कहा जा रहा है
वो कैसे एक्सेप्ट कर ले कि मैं वही हूं? क्योंकि जब वो चीज रिवील होती है, व्यक्त होती है, तो वहां ये सेंटेंस रह ही नहीं जाता मैं वही हूं। वहां ये सेंटेंस रह ही नहीं जाता मैं संपूर्णता हूं। तो क्योंकि सर ये इसका कहना कि मैं संपूर्णता हूं एक अलगाव है, एक सेपरेशन है। तो अगर आप इसे कहते हैं कि मैं संपूर्णता हूं, मैं वही हूं, तो एक वही है, आप ट्रांसपेरेंट नहीं है अपने साथ। इसका मतलब सर वो जो उपनिषद में सेंटेंसेस है कि तत्त्वम असि या अहम ब्रह्मास्मि, ये भी एक भटक है? मतलब कि वो भी पूरी तरीके से ट्रुथ नहीं है, वो ट्रुथ को कैप्चर करने की कोशिश जरूर है लेकिन ट्रुथ है नहीं वो भी? नहीं, वो एक्चुअली जिन्होंने लिखा है वो उस इंसान के पास बैठकर लिख रहे हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने जिन्होंने पहले पहले भी कई बार कहा है कि ये संदेश जो दे रहा है, जरूरी नहीं है कि उसको पढ़ना लिखना या पुराने समय में वो चीज आती रही हो। वो बोलेगा, क्योंकि मान लो संस्कृत में लिखा हुआ है, तो ऐसा क्यों है कि जिन्होंने उपनिषद लिखा है सबको संस्कृत आती थी? क्या ऐसा ऐसा ही है क्या? लाखों लोग थे जिनको नहीं आती थी संस्कृत, या कुछ और रहे होंगे। ऐसा क्यों होगा? उसको पढ़ने से ही अगर आप क्रिटिकली पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा कि हो सकता है कि जिसको रिवील हुआ है उसी ने ही लिखा हो, लेकिन जैसे ही वो लिख रहा है उसमें वो करप्शन पैदा हो रहा है। या मोस्ट ऑफ द चांसेस उनको पढ़ने से लगता है कि एक इंसान बैठा हुआ है, वो कुछ बोल रहा है और लिखने वाला कोई और है, तभी वो लिख रहा है वहां। इसलिए जो आपने कहा कि अगर किसी उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है कि तत्त्वमसि, ठीक है, वो कह रहे हैं कि तुम वही हो, लेकिन वो तो हजारों साल से लिखा हुआ है, आप भी पढ़ रहे हो, दुनिया पढ़ रही है। क्या वो रिवील हो गया कि आप वही हो? तो यहां से उसका आंसर ये है कि वो एक अपने ही साथ ट्रांसपेरेंट ना होना है। दुनिया कहती रहे, जो एक ट्रांसपेरेंट खोजी है वो कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा मैं नहीं कहूंगा, मैं क्यों कहूं, क्यों रटूं इसे। हाँ, मैंने मेंटली समझ लिया कि ऐसा कहा जा रहा है कि कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसी सत्ता है, कोई ऐसी संपूर्णता है, कुछ ऐसा है। लेकिन मैं किसी ने कहा है तो मैं उसे क्यों बिना मतलब मैं इसे कहता फिरूं? जिस इंसान ने कहा है उसको कैसे रिवील हुआ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बजाय कि जो उसने कहा है उसको रिपीट करते रहना। सर मैंने किसी का सुना था कुछ दिन पहले, तो वो बोल रहे थे कि तुम ब्रह्म नहीं हो, यू आर अ फूल, यू आर नॉट ब्रह्म, यू आर अ फूल। तो सर मैं कोई मुझे ये सब सेंटेंसेस बताता है तो मैं सोच सकता हूँ कि आई एम ब्रह्म, लेकिन साथ में मैं ये भी सोच सकता हूँ आई एम अ फूल। और लगता है कि सर ये सेंटेंस ज़्यादा बेटर लगता है, आई एम अ फूल। ये वो तो सर अपने ईगो को मजबूत करना हो गया, आई एम ब्रह्म। बिल्कुल। तो वो ईगो को मजबूत करने के अलावा वो एक बहुत ही डिल्यूजनल सेंटेंस है कि अननेसेसरी। आप आपको क्या महसूस होता है कि आप कौन हो? आपको क्या महसूस होता है? आपको महसूस होता है आप एक इंसान हो, आप एक जॉब करने जाते हो, या आप पढ़ाई कर रहे हो, एक्सक्यूज मी, वही महसूस होता है, राइट? या आप जब दुखी होते हो तो आप लो फील करते हो। आप कहीं डांस हो रहा है वहां डांस कर रहे हो तो हैप्पी, जो जिस मोमेंट पे आप महसूस कर रहे हो वही तो है। उसके बाद कोई और आता है, वो कहता है नहीं, आपको कहना है कि मैं ब्रह्म हूं, या आप कहते हो कि मैं फूल हूं। दोनों एक चीज हैं, क्योंकि दोनों ही इम्पोजिशन है। जब आप कहते हो कि मैं ब्रह्म हूं, उसमें आपको सुपीरियर बनाने में आप लगे हो, ईगो अपना सेटिस्फाई करने के लिए, जैसा आपने कहा। लेकिन जब आप कहते हो कि मैं फूल हूं, तो आप खुद को नीचे रख रहे हो, और आपको लग रहा है कि वो ज्यादा बेहतर है। वो क्यों बेहतर है? क्यों फूल बनाना खुद को? बनाना है तो अच्छा ही बनाओ। दोनों एक हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? अच्छा क्योंकि सर। दोनों ही नहीं हो आप। ना तो आप ब्रह्म हो, ना तो आप फूल हो। आप सर जो महसूस करते हो वही आप हो।
यहाँ बताया जा रहा है कि जो आपकी महसूसियत है, जो आप वहाँ इस समय बैठ के मुझसे बातें कर रहे हैं, वो एक इल्यूजरी एहसास है। वहाँ कोई है नहीं जो इस समय बातें कर रहा हो या कह रहा हो कि मैं वही हूँ। वो केवल एक सर कंसेप्ट मशीन है जो वहां मूव कर रही है। तो जो इंसान कह रहा है कि आप ब्रह्म नहीं, आप फूल हो ठीक है, हो सकता है आपको गाइड करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो एक ही चीज है। आप जो नहीं हो, मतलब जो आप महसूस नहीं करते हो, बार बार अपने आप को कह रहे हो, उससे क्या होगा? उसमें हजार टाइप की मेडिटेशन है। आप बैठ जाओ, मेडिटेशन करते रहो कि मैं वही हूं, मैं वही हूं, उससे कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, ये जो सेल्फ का होने का एहसास है, क्या वो ट्रूली सेल्फ है या वो सेल्फ का एहसास है? मतलब कि सेल्फ और सेल्फ का एहसास ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या? नहीं नहीं, दोनों दोनों एक हैं। जो सेल्फ का एहसास है, मैं हूं, जो वहां सेल्फ है, लेकिन सर ये उसमें। तो एक फीलिंग है ना सर, बाकी सब फीलिंग की तरह एक चीज है। और सेल्फ का एहसास दोनों सर एक चीज, एक ही चीज कैसे हो सकती है? दोनों अलग चीजें भी हो नहीं सकती नहीं, हैं। जो जो आपकी फीलिंग है, जो जीवंत एहसास है, आपको लग रहा है ना आप वहां बैठ के बोल रहे हो, आप जी सर। डिसीजन ले रहे हो, ये जो साउंड आ रहा है आपके मुंह से आ रहा है, राइट? आपको लग रहा है ना वहां जीवित अवस्था में, जीवंत एहसास में, वास्तविकता में आप यहां बैठ के बोल रहे हो, राइट? जी। आपको जो ये लग रहा है, यही स्व है, यही सेल्फ है। इसमें क्या बताना किसी को कि कोई और पुस्तक या कोई बहुत ज्ञानी इनलाइटेंड पर्सन आके बताए? लेकिन सर मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है वो भी तो एकदम ऐसी ही चीज है जैसे कि एक चेयर मेरे सामने है, या कोई दूसरी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ये मतलब कि डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि मतलब कि सब कुछ तो एक ही जैसी क्वालिटी नजर आ रही है? जैसे कि मैं ऐसा क्यों कहूँ कि ये सेल्फ है और सब तो एक ही जैसी चीज लग रही है। बिल्कुल। तो वही बताया जा रहा है कि जब चिड़िया चहकती है और जो चेयर में चूचू आती है और जो आपके मुंह से साउंड निकल रहा है, ये मूलतः तीनों एक हैं, कोई अंतर नहीं है। लेकिन ब्रेन जो है वो जानता है, राइट, कि कौन सी चीज दूर है, कौन सी चिड़िया है, कौन सी चीज मेरे मुंह से आवाज बाहर आ रही है। तो वो प्रैक्टिकल रूप में बोलेगा कि मैं बोल रहा हूँ। आप ये थोड़ी कह सकते हो कहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ रिवील किया जा रहा है कि जो आपके वही फील्ड है शरीर में, मैं हूं का जो एहसास है, वही जो बाहर चिड़िया बोल रही है और जो आप बोल रहे हो, उसमें एक भेद पैदा कर देती है, वास्तविक भेद पैदा कर देती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल वो अलग है, दोनों में कोई अलगाव नहीं है, दोनों अलग नहीं है। तो आपने जो मेंटली अभी बताया वैसा ही है, एक्चुअली उसमें कोई अंतर नहीं है। ओके, तो एक अगला क्वेश्चन है। नमस्ते सर, नमस्ते। कैन फील्ड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ बॉडी एंड द माइंड? ओके, तो इसमें माइंड और बॉडी से क्या इंडिपेंडेंटली वो फील्ड अस्तित्व में रह सकती है, ये क्वेश्चन है। तो वो अभी भी वहां अस्तित्व में नहीं है। सोचो, जब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें एक एजम्पशन है या एहसास है या वास्तविकता है कि किसी ब्रेन और शरीर में वो फील्ड है। अब उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या बिना शरीर के वो फील्ड अस्तित्व में रह सकती है? तो अभी जो शरीर में है, अभी वो इल्यूजरी है, वास्तव में वहां नहीं है। तो अगर बिना बॉडी के उसे रहना होगा, तब भी अगर आप मेंटली सोचो, लॉजिक लगाओ, तब भी वो एक इल्यूजरी फील्ड होगी, वास्तविक नहीं होगी। अगर होगी तो, अगर कोई माने
कि जो फील्ड है वो मान लो बिलीव करता है इस चीज पे कि जो फील्ड है वो शरीर नहीं है, तब भी अस्तित्व में रह सकती है, तो अभी वो इल्यूजरी है। तो अगर तब भी रहेगी तो इल्यूजरी ही रहेगी, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली ये केवल लॉजिकली समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, लेकिन एक्चुअली वहां ना तो फील्ड है, अपेरेंटली वो फील्ड जो संपूर्णता है वो अपनी ही जगह, क्योंकि संपूर्णता सब कुछ है, संपूर्णता हर जगह है। तो जहाँ ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन बॉडी होती है, अपनी ही जगह वो प्रकट हो जाती है वहीं, और वहीं वो सस्टेन करती है छद्म रूप में। उसे सस्टेन करने के लिए, अस्तित्व में बने रहने के लिए एक कंडीशन की जरूरत होती है, और वो कंडीशन है अलाइव, मतलब एक जिंदा शरीर में एक स्पेशल कॉम्बिनेशन सेल्स का। जिंदा शरीर नहीं, क्योंकि यहाँ जो इंसान बैठा है आपके सामने ये भी जिंदा है। तो वहां जिस भी शरीर में वो फील्ड है, मैं हूं का भाव है, वहां जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, जो आपकी स्पाइन है, उन सब में जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसकी वजह से जो संपूर्णता है, उसी में वो कर्वेचर पैदा हो गया है। उसी ने ऐसे कैप्चर कर रखा है उसको। जैसे वही एग्जाम्पल की वो बेडशीट पे एक रिंकल का पड़ जाना, तो जब वो स्पेशल कंडीशन, जो बॉडी की स्पेशल कंडीशन है, वो उसमें अलाइनमेंट चेंज होता है, तो ये जो फील्ड है, यही जो कर्वेचर पैदा हो गया है संपूर्णता के अंदर, वही अपेरेंटली छद्म रूप में फिर से उसी परफेक्शन में मेल्ट हो जाती है। कैसे किसी और चीज का अस्तित्व हो सकता है केवल संपूर्णता के? ओके, एक क्वेश्चन और है कि ह्यूमन ये कभी नहीं जान पाएगा कि ये यूनिवर्स क्या है। ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर से मैं भाव जा सकता है, जिसे उसके अंदर से इस यूनिवर्स को जानने की जिज्ञासा खत्म हो सकती है। क्या यह बात कहना सही है? नहीं, ये बात कहना सही नहीं है। ह्यूमन ये कभी नहीं जान पाएगा कि यूनिवर्स क्या है, हाँ ठीक है, ये बात सही है। लेकिन जो आपने दूसरा सेंटेंस लिखा है कि ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर से मैं भाव और इस फील्ड जब खत्म हो जाएगा तो यूनिवर्स को जानने की जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। नहीं, इसमें एक एजम्पशन है कि कोई यूनिवर्स है जिसको कोई जानने वाला है। जब जानने वाला खत्म होता है तो यूनिवर्स को जानने की जिज्ञासा खत्म हो जाती है। आप ये कह रहे हैं। एक्चुअली इसमें एक और मैजिकल चीज होती है जो बहुत ही चमत्कारिक है, और वो ये है कि जब वो फील्ड खत्म होती है तो यूनिवर्स को जानने की इच्छा इसलिए नहीं खत्म होती कि वो फील्ड खत्म हो गई है, इसलिए वो इच्छा खत्म हो जाती है क्योंकि जो फील्ड है उसी की वजह से जो यूनिवर्स है वो वास्तविकता में पैदा होता था। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जैसे ही आप कुछ देखते हैं तो जो बाहर है वो ना तो वास्तविक है ना तो अवास्तविक है, उसमें वास्तविकता के जो पिक्सेल्स हैं वही फील्ड डालती है।
तो जो यूनिवर्स है वो पूरा का पूरा जिस रूप में आप अनुभव करते हैं उस रूप का अंत हो जाता है। जो रह जाता है वो तभी तो आप जानोगे जब उससे आप अलग रहोगे। यूनिवर्स अपने आप को क्यों जानने की कोशिश करेगी? ओके, फिर एक आखिरी क्वेश्चन है। सर थोड़ा श्री कृष्ण के बारे में बताएं, वो इतना विशेष कैसे थे और उन्होंने जो कर्म किया वो सबके लिए संभव नहीं था और उन्हें गॉड का दर्जा देते हैं। हाँ ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका धार्मिक क्वेश्चन है। और वो उनके बारे में आपको बहुत बुक्स मिल जाएंगी, बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा विद्वान लोग हैं जो उनके बारे में जानते हैं। मुझे लगता है वो ज़्यादा एक धार्मिक सोर्स है, वहाँ से आप लें तो बेहतर है। क्योंकि मैं भी अगर कोई धार्मिक चीज़ ऐसी बताऊंगा तो वो भी किसी धार्मिक बुक से आएगा और उससे मैं फिर से री इंटरप्रेट करके नई व्याख्या करके आपको बताऊंगा, जो कि मैं जनरली उस चीज़ को अवॉइड करता हूँ। तो उस बारे में ज़्यादा कुछ मेरा नहीं कहना है कि। और जो गॉड का दर्जा देते हैं ठीक है, वो तो केवल कृष्ण के बारे में नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने इंडिया जैसे कंट्री में बहुत सारे गॉड हैं और पूरी दुनिया में तो हजारों हैं। तो जिसको जिस दर्जा देना हो किसी को गॉड का वो दे सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसे खुद देखना पड़ेगा कि जब वो किसी और को गॉड का दर्जा देता है तो एक खुद ये रियलाइज करे कि क्या वो गॉड है या नहीं, उसमें एक बाधा पैदा हो जाती है। यही उसमें सबसे बड़ी बुरी चीज है। एक खोजी इंसान मूलतः कोर में कभी किसी को गॉड का दर्जा नहीं दे सकता। वो भले ही मेंटली ऊपरी रूप से देता रहे, या हो सकता है खुद ही इल्यूजन में हो कि नहीं वो किसी को गॉड मानता है, लेकिन अगर बहुत ही ट्रांसपेरेंट खोजी है तो वो हमेशा उसके मन में ये जरूर रहेगा कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई गॉड है और मैं नहीं हूँ। तो वो एक अंतर रहता है एक बहुत सीरियस खोजी में। तो यहाँ उनके बारे में ऐसा मेरे पास कुछ है नहीं कहने के लिए। सर, हम्म। अ, सर आपने कहा कि ये जो संपूर्णता है यही जो है नथिंगनेस भी है। हम्म। मतलब कि नथिंगनेस से कुछ पैदा नहीं हुआ है, यही है नथिंगनेस। लेकिन बिल्कुल। सर नथिंगनेस में तो सर कुछ भी नहीं होता हो, यहाँ तो कुछ दिखता है। एग्जैक्टली exactly। तो वहाँ वही हो रहा है कि वहाँ कुछ दिख रहा है। तो जो दिख रहा है आपको वो नथिंग है, संपूर्णता है जो कुछ की तरह दिख रहा है। लेकिन यह संभव है जो यहाँ बात कही जा रही उसको देखना जब तक वहाँ देखने वाला है। यहाँ मतलब बहुत ही सीधा सेंटेंस है। पूरा आपका अध्यात्म, हजारों साल की जितनी बुक्स हैं, जितने सब कुछ हैं, उसको केवल और केवल वही एक दो सेंटेंस में बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। वो यही है कि जो आपको दिख रहा है जब तक वहां देखने वाला है तब तक यहां जो कहा जा रहा है वो वहां दिखाई नहीं देगा। और जब वो देखने वाला नहीं होगा तो जो यहाँ कहा जा रहा है उसके बारे में कोई डिस्कशन करने को रह ही नहीं जाता। क्योंकि जो आपको दिख गया, आपको दिखने का मतलब वहां वही हुआ, आपको नहीं दिखता वो पैराडॉक्सिकल चीज है जो कि ह्यूमन ब्रेन नहीं समझ सकता। अच्छा सर, अगर हमने नथिंगनेस को देख लिया तो सर क्या रह जाएगा? मतलब कि नहीं, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। नथिंगनेस को आप कभी देख नहीं सकते। आप जो देख रहे हैं वही, ऐसा नहीं है कि यहाँ जो इंसान बैठा है वो नथिंगनेस को देख रहा है। जैसे हाथ है तो मैं नथिंगनेस को देख रहा हूँ।
एक्चुअली ये जो हाथ है, ये नथिंगनेस है जो हाथ की तरह प्रकट हो रहा है। अब इस चीज को आप कैसे जानोगे, कैसे समझ सकते हो? नहीं समझ सकते। इसीलिए ये जो संदेश है, ये ठीक है, समझने के लिए हम इतनी सारी बातें करते हैं, लेकिन मूलतः कोर में ये रेजोनेटिंग वो है, संदेश है, जो कि बहुत ही इनर्जेटिक, हिट करने वाला है, जो कि जो पर्दा चढ़ा हुआ है, जो फील्ड है, वो जब नहीं रहती तो फिर ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूं तो मैं स्पून देख रहा हूं, चम्मच देख रहा हूं तो कह रहा हूं ये नथिंग है जो इस तरह प्रकट हो रहा, नहीं। फिर जो घटित हो रहा है वो घटित हो रहा है। उसके बीच में जो डिवीजन था, जहां ऐसा लगता है कि आप देख रहे हो, आप डिसाइड कर रहे हो, आपने डिसाइड किया इसलिए आपने हाथ बढ़ा के चम्मच उठा लिया, आपने डिसाइड किया, तो बीच बीच में जो ऐसे ये गैप दिखता है, ये गैप खत्म हो जाता है। जब गैप खत्म हो जाता है तो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, वो निर्विघ्न हो जाता है। तो उसमें वो भाव खत्म हो जाता है। कौन सा भाव? वही जो आप कह रहे हैं कि भाई वो नथिंगनेस अगर देख लिया जाए, नथिंगनेस कभी देखा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि वो नथिंग है। नथिंग को केवल समथिंग कुछ है जो देखने की कोशिश करेगी किसी चीज को। सर संपूर्णता में जो भी घटना घटती है उसे फील्ड दो भागों में बांट देती है कॉन्ट्रास्ट माइंड जो है, अच्छी या बुरी। लेकिन जब वो फील्ड नहीं रहती तब वो किस तरह घटनाओं को देखती है? जैसे हम अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ या बहुत बुरा हुआ ऐसा बोलते हैं। बिल्कुल। तो जितनी घटनाएं हैं वो सब न्यूट्रल घटनाएं हैं। वो उसमें कुछ अच्छा और बुरा नहीं है। लेकिन जो ह्यूमन स्पीसीज के लिए, आपके लिए, मेरे लिए नुकसानदायक है हमारे सर्वाइवल के लिए, उसको हम वही बुरे की कैटेगरी में डालेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ, जैसे मुझे बच्चे मिलते हैं बहुत सारे जो 9, 10th या 12th या ग्रेजुएशन में है, तो कभी भी उनसे जब बातचीत होती है कि उनको करियर में क्या करना है या साइंस की हम डिस्कशन करते हैं, तो यहाँ से वही बातें निकलती हैं जिसको आप अच्छा मानते हो, कि करियर में उन्हें क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, या कैसे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। वहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में ये नहीं रहता कि सब तो न्यूट्रल है, तो इनको अब बुरी बात बता दो, बच्चों को सिगरेट पिया करो। तो हर एक चीज एक्चुअली न्यूट्रल है, लेकिन उसे जबरदस्ती न्यूट्रल देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उपयोग हो जाएगा संपूर्णता संदेश का। हमारे अंदर कुछ है, जैसे फील्ड है, वो खुश हुई या वो दुखी हुई, कुछ घटना घटी उसके बाद में कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग कोई है जो खुश हो रहा है, दुखी हो रहा है। लेकिन जब वो फील्ड ही नहीं रहेगी तो कोई कहेगा भी कैसे कि कोई खुश हुआ या दुखी हुआ? बिल्कुल, बस केवल घटा। वहां खुशी होगी। केवल वहां खुशी होगी। जैसे खुशी, खुश होने वाली चीज है कोई, जैसे ही प्रकट होगी, ऐसे जैसे वो फुलझड़ी होती है दिवाली में, वो अनार ले आते हो आप, राइट? ऊपर जाता राइट। है और फिर तुरंत नीचे गिर जाता है। ऐसे ही खुशी ऐसे पैदा ओके। होगी आपके ब्रेन बॉडी में, और तुरंत वहीं की वहीं नष्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दुख भी वैसे ही होगा, दुख भी वैसे होगा, दोनों। खुश होने वाला नहीं होगा, खुशी हाँ होगी, बिल्कुल। खुशी होगी, खुश होने वाला नहीं है। दुख होगा, दुख होने वाला, इसीलिए वो दुखी दुख नहीं है। पीड़ा होगी, मतलब दुख में कन्वर्ट नहीं होने पाएगा वो। तो इसी को थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि ये जो चीजें पैदा हो रही हैं यूनिवर्स में, इसी को कैप्चर करने वाला नहीं रह जाता। तो आपके जीवन में जितने भी सुख हैं वो कैप्चर्ड सुख हैं। आपके जीवन में जितने दुख हैं वो कैप्चर्ड दुख हैं। ब्यूटी जो है कैप्चर्ड ब्यूटी है, क्योंकि वो कैप्चर करता रहता है इंसान। तो वही जो कैप्चर करने वाला है, वो नहीं रहती वो एनर्जी, वो फील्ड। तो हर एक चीज वैसे ही चलता रहता है। सर ये जो नथिंगनेस है, हाँ जी। अ, मतलब कि वो जो बिग बैंग था वो भी नथिंगनेस ही था। बिल्कुल। जितने भी स्मॉल बैंग हो, मीडियम बैंग हो या बिग बैंग हो, वो सब नथिंगनेस है जो उसी तरह वो प्रकट हो रहा है। अगर साइंस ऐसा कह रहा है
तो वो एक्चुअली ना तो शुरुआत है ना तो एंड है, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत और एंड नहीं है। वो हम जो साइंस है वो लीनियर टाइम में काम करता है, इसलिए लीनियर टाइम में जितना पास्ट में कोई पॉइंट रख सकता है उसने वहाँ पॉइंट रखा है। वो उसका कोई एंड नहीं है। वो किसी भी चीज़ को, क्योंकि उस चीज़ को, देखो उस ब्रेन को रियलाइज होना चाहिए कि अभी किसी ने एक वीडियो भेजा था, उसमें था कि फोटोन हो, जैसे लाइट है, लाइट किस चीज से बनी है, तो उसमें था फोटोन से बनी है। अब एक इंफॉर्मेशन पता चल गई। अब आप कह रहे हो फोटोन किस चीज से बना है, उस पर आप रिसर्च कर रहे हो कि एक्चुअली फोटोन कैसे बनता। जैसे ही आपको पता चलेगा आप पूछोगे वो किस चीज से बना है। तो इस ब्रेन को जो खोजी है उसको अपने आप ये रियलाइज होना चाहिए कि जो साइंटिफिक खोज है ऐसी चीजों का उपयोग केवल और आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए है, या मटेरियलिस्टिक खोज के लिए है, या नॉन मटेरियल चीज को पॉइंट करने के लिए भी हो सकता है। लेकिन इस तरह खोजते हुए कभी आप एक मूल पॉइंट पे नहीं पहुंचोगे जहां आप ये कहो कि यही बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यूनिवर्स के। क्यों? क्योंकि आप वहां भी क्वेश्चन पूछोगे कि ये कैसे होता है। तो सर ये तो बहुत ही डेंजरस चीज लग रही है, नथिंगनेस। नहीं, कुछ भी डेंजरस नहीं है, नथिंगनेस बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ जो बैठे हो आप, यही नथिंगनेस है जो आप। ऐसा लगता है सर कि जैसे कि ब्लैक होल टाइप का लग रहा है नथिंगनेस। नहीं, वो वही कल्पना है, इसीलिए मैं उसे कहता हूं कि इसका उपयोग न किया जाए इस संदेश का। वो जो नथिंगनेस ऐसा लगता है ब्लैक होल की तरह है, अंधेरा है, कोई टनल है, राइट? ऐसा नहीं है। वो जो आप अभी डिनर करोगे, वो डिनर की जो टेबल है और उस पे जो खाना है, वो नथिंगनेस है जो टेबल और खाने की तरह प्रकट हो रही है। वही वो नथिंगनेस है। लेकिन उसी में वही है, जैसे ही उसको कैप्चर करने वाला पैदा होता है तो उसमें वास्तविकता पैदा हो जाती है और उसमें उसे कैप्चर करता है। कैप्चर करना ही वास्तविकता का पैदा होना है, जबकि वो नथिंग है। तो जो नथिंगनेस है वो ब्लैक होल और डेंजरस नहीं है। हाँ, वो डेंजरस भी है। मतलब वो वही वेल्कनो है, वही सुनामी है, वही अर्थक्वेक है, लेकिन वही सुंदरता भी है, वही सनसेट है, वही फूल है, वही बच्चे हैं, वही आपकी आंखें हैं, वही आपकी आवाज है। ठीक है। आई थिंक कि 1 घंटे से ऊपर हो गए। 1.5 घंटे होने वाले हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन आने के लिए। लेट्स क्लोज इट।